नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। 22 जुलाई तक की तारीख मुकर्रर की गई है, जो रिमांड के लिए कोर्ट ने ईडी को समय दिया है। ईडी अपने तरीके से चेतन बघेल से कड़ी पूछताछ कर रही है। इस बीच भूपेश बघेल अपनी बेटी और बहू के साथ बेटे चेतन बघेल से मिलने ईडी ऑफिस पहुंच गए, जिसकी जानकारी उन्होंने एक दिन पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दे दी थी। जिन कारणों से चेतन बघेल की गिरफ्तारी हुई है उसकी चर्चा नहीं करते हुए भूपेश बघेल लगातार कुछ इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ भारी अत्याचार हुआ है। वो जिस हसदेव के जंगल की बात कर रहे हैं, जिसकी कटाई का मुद्दा अडानी के साथ जोड़कर सीधे तौर पर सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे उस दौरान उन्होंने किस तरह से अडानी को जंगल काटने के लिए फ्री हैंड दिया था, इस मुद्दे को भी गहराई से हमें समझना होगा। आज विश्लेषण की खास पेशकश में हम असलियत को सामने रखेंगे, तथ्यों के साथ बात करेंगे, भूपेश बघेल के पुराने बयान को भी सुनवाएंगे, साथ ही आज की तारीख में इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि चेतन बघेल को भूपेश बघेल ने अपने द्वारा किए गए घपले घोटालों से किस तरह से जोड़े रखा। आज जब भूपेश बघेल के इकलौते पुत्र ईडी की रिमांड में हैं और दावा किया जा रहा है कि ईडी को चेतन बघेल से करीब 17 करोड़ के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। वैसे दावा तो 1000 करोड़ का किया जा रहा था। पप्पू बंसल के बयान को आधार बनाकर जिस तरह से ईडी के द्वारा कार्रवाई की गई, खुद ईडी के वकील ने भी इस बात का खुलासा किया। तो अब इस मुद्दे पर छिपाने लायक कुछ नहीं है, लेकिन भूपेश बघेल की ओर से यह दावा किया गया कि 23 अगस्त 2023 को जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके जन्मदिन वाली तारीख थी, तब उनके ओएसडी उनके सलाहकार को गिरफ्तार किया गया था। भूपेश बघेल साफ तौर पर ऑन कैमरा इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? हाँ, यह सच है कि 23 अगस्त 2023 को भूपेश बघेल के जन्मदिन वाले दिन ईडी की ओर से छापेमारी की गई थी, लेकिन उस छापेमारी में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई थी। यहां तक उनके ओएसडी मनीष बंछोड़ से तो मुलाकात भी नहीं हुई थी, क्योंकि वो उस वक्त घर में नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भूपेश बघेल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, उनके करीबियों की पहले गिरफ्तारी हुई थी। ये सब अडानी के दबाव में हो रहा है। भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी खिलाफ ना बोल सके। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। जंगल बचना चाहिए, आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है? 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। भूपेश बघेल के इस इमोशनल कार्ड के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव से चेतन बघेल की गिरफ्तारी से जुड़े हुए विषय पर पूछा गया तो अपनी चित पर चित बेबाक शैली में उन्होंने बताया, जिन्होंने किया है वो बच नहीं पाएंगे। और भाजपा के एक पेड़ मां के नाम वाले अभियान के विरुद्ध भूपेश बघेल ने जिस तरह से बयान दिया था, एक पेड़ मां के नाम, जंगल बाप के नाम, एक पेड़ मां के नाम और सारा जंगल बाप के नाम, ये नारा कल विधानसभा में लगा है। इस तरह के हल्के बयान पर भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बड़ी साफगोई से कुछ गहरी बातें की। अब आप ये सोचे कि आप सारे प्रकार का भ्रष्टाचार, सारे प्रकार का अत्याचार कर ले और उसके ऊपर आपके ऊपर कार्रवाई भी ना हो, और जब कार्रवाई हो तो आप एक लाइन में बोल दें कि ये राजनीति से प्रेरित है। दिस इज नॉट फेयर। इनको अपना काम संवैधानिक संस्थाओं को करने देना चाहिए। जब कुछ नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जब कुछ फाइंडिंग पाई जाएगी तो फिर कुछ बच नहीं सकते। एक पेड़ मां के नाम, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही भावनात्मक संदेश है, और पूरा देश, हर कोई, हर परिवार में, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, ये हमारे देश के पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से, प्रकृति की सुरक्षा की दृष्टि से ये लिया गया बहुत बड़ा निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। उनकी इन बातों को आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अगर उपयोग कर रहे हैं तो मैं इसको गलत मानता हूं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और हम जब मां का नाम जिससे जुड़ा हुआ है, जिस योजना, जिस कार्यक्रम के साथ, और उसको लेकर इस तरह की बातें करना,
मैं निंदा करता हूं इसकी। ईडी ऑफिस में बंदी बनाए गए बेटे चेतन बघेल से मिलने के बाद भूपेश बघेल पार्टी आलाकमान यानी गांधी परिवार से मिलने दिल्ली जाएंगे। लेकिन भूपेश बघेल के लिए अच्छी बात यह है कि तमाम अंदरूनी गुटबाजी के बावजूद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पार्टी आलाकमान के निर्देश पर भूपेश बघेल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। 19 जुलाई को राजीव भवन यानी कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तब भूपेश बघेल ने अपने दर्द की असल वजह बताई कि कल तक जो पप्पू बंसल उनका खासम खास हुआ करता था, वो किस तरह से ईओडब्ल्यू के दफ्तर में आ रहा है और बयान देकर वापस चला जा रहा है। वो ईओडब्ल्यू के ऑफिस भी आ रहा है, उसके बयान पर मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया गया। वैसे भूपेश बघेल की इस बात में सच्चाई है कि पप्पू बंसल ने ही ढेर सारे राज उगले हैं। भूपेश बघेल के खासम खास पप्पू के बारे में बड़ी जिम्मेदारी से ईडी की ओर से वकील सौरभ पांडे ने भी इस बात का खुलासा किया था। यहाँ गौर करने वाली बात है कि बीते 2 साल से पप्पू बंसल जो भिलाई के खुर्सी पार का निवासी था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेडियम के पीछे पहले बताया गया उसका 1 मकान है, फिर दावा किया गया 2 मकान है, बाद में बताया गया कि उसके कई और मकान हैं जहां वो गुप्त तरीके से आता जाता था। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों के अलावा ईओडब्ल्यू और एसीबी भी बड़ी सरगर्मी से पप्पू बंसल की तलाश कर रही थी, लेकिन इस बीच भूपेश बघेल के एक और खासम खास विजय भाटिया की गिरफ्तारी हुई और विजय भाटिया से पता चला कि पप्पू बंसल अलग अलग सिम का उपयोग करते हुए उसके संपर्क में था। अंतिम लोकेशन के आधार पर पप्पू बंसल की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई, ऐसा बताया गया। उसके बाद पूछताछ का कुछ अलग ही सिलसिला शुरू होता है। विजय भाटिया और पप्पू बंसल को आमने सामने बिठाया जाता है, लेकिन रहस्यमय तरीके से पप्पू बंसल को बाहर आजाद छोड़ दिया जाता है। यह खबर मीडिया तक भी नहीं आती। आप गूगल करके देख सकते हैं कि पप्पू बंसल की रिहाई से संबंधित आपको एक भी खबर नहीं मिलेगी और न ही पप्पू बंसल की कोई तस्वीर आपको मिलेगी। लेकिन कवासी लखमा के बहाने विजय भाटिया से जेल में मिलने गए भूपेश बघेल के मुंह से अचानक अपने खासम खास विजय भाटिया के लिए दर्द छलक पड़ा। तब उनके सलाहकारों को भी ये लगा होगा कि उन्होंने ये क्या कर दिया। यदि कवासी लखमा की चिंता करते तब तो ठीक था, लेकिन विजय भाटिया जिसका नाम फर्जी सेक्स सीडी वाले मामले में भी आया था, उस विजय भाटिया के बारे में जिस तरह से भूपेश बघेल ने अपनी बातें रखी, वो इस बात का पक्का सबूत खुद ही दे गए कि विजय भाटिया से उनके कितने गहरे संबंध रहे हैं। वैसे संबंधों की बात की जाए तो 2 दशक से ज्यादा समय से पप्पू बंसल से भी भूपेश बघेल के एकदम प्रगाढ़ संबंध थे। दावा किया गया कि 2003 के विधानसभा चुनाव में भी पप्पू बंसल की चुनाव मैनेजमेंट से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसा कि अपने पिछले विश्लेषण में मैंने बताया था कि पप्पू बंसल ने किस तरह से चेतन बघेल तक हर 15-15 दिन में 10-10 करोड़ रुपए पहुंचाने का काम किया, जैसे कि ईडी ने अपने आरोपों में बताया है। आज मैं उस पुराने फिगर पे नहीं जाऊंगा क्योंकि इस बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। पप्पू बंसल ने जो इनपुट दिए हैं उसके आधार पर अभी आगे और गिरफ्तारियां होने वाली है। आप ये तय मान के चलिए कि भूपेश बघेल जितना सामान्य नजर आने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले दिनों में उनके ऊपर गिरफ्तारी की गाज कभी भी गिर सकती है। लेकिन इस मुद्दे पर सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से भूपेश बघेल सिर्फ अडानी के दबाव पर हसदेव जंगल वाली बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर वो चर्चा कर रहे हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनकी क्या भूमिका थी, इसे भी गहराई से समझना होगा। क्या वाकई ईडी अडानी के दबाव में काम कर रही है या मामला कुछ और है? इसके लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। जून 2022 की बात है, जिन दिनों भूपेश बघेल 2.5 साल मुख्यमंत्री के कार्यकाल को पार करने के बावजूद जबरिया मुख्यमंत्री के पद पर काबिज थे। हसदेव के जंगल उन्हीं के कार्यकाल में बहुत तेजी से, बहुत बेदर्दी से काटे जा रहे थे। तब भूपेश बघेल का रवैया क्या था, क्या बयान था, इसे भी हमें समझना होगा। गौर करने वाली बात यह है कि टीएस बाबा का हक मारकर 2.5 साल एक्स्ट्रा मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जब पद पर काबिज थे, तब टीएस सिंहदेव बाबा जंगलों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन दिनों भूपेश बघेल ने कहा था कि बाबा साहब चाहेंगे तो झाड़ तो क्या, एक डंगाल भी कटने नहीं देंगे, और गोली वाली भी उन्होंने कुछ गहरी बातें की थी। तब मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल ने क्या कहा था और आज उनका रवैया क्या है, इस पर हमें गौर करना होगा। जून 2022 का उनका वो पुराना बयान आप गौर करें, क्या कहा था उन्होंने। इतना विरोध यदि उनको लग रहा है कि विरोध है तो भारत सरकार से मांग करे, कोल आवंटन दिए, खदान आवंटन के उसे निरस्त कर दे। ना रहे बांस न बजे बांसुरी। बाबा साहब का भी बयान आया है, पहली गोली लगेगी तो मुझे लगेगी कि गोली चलने की नौबत नहीं आएगी, और जो गोली चलाने वाले पहले ही गोली उन पर चल जाएगी जो चलाने वाले हैं उस पर। और जहाँ तक के बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या, एक डंगाल नहीं कटेगा।
मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यदि टी.एस. सिंहदेव क्षेत्रीय विधायक और हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, यदि वो नहीं चाहते, जब तक उसकी सहमति नहीं बनेगी, पेड़ क्या डंगाल नहीं कटेगी। हसदेव अरण्य के जंगलों को काटकर कोयला खनन का यह मुद्दा लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी तब उठा था जब भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री रहते यह सब हो रहा था। राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए थे, तब वहां के स्टूडेंट ने राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की तो असहज होकर उन्होंने तब कहा था इस मुद्दे पर वो देखेंगे क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो पहले ही लाचार थे। टी.एस. सिंहदेव को 2.5 साल के बाद वादे के मुताबिक वो मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे थे क्योंकि भूपेश बघेल संख्या बल में तब कहीं ज्यादा ताकतवर थे और कांग्रेस के लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट भी कर रहे थे। ऐसे माहौल में राहुल गांधी करते तो क्या करते। तब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में विपक्ष में थी। जब हसदेव अरण्य के जंगल कट रहे थे तब भाजपा की ओर से पॉलिसी रिसर्च टीम के प्रदेश संयोजक शशांक शर्मा ने कुछ गहरी बातें रखी थी। हसदेव मामला जो है कोयले की खदान से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने इसकी अनुमति पिछले अक्टूबर 2021 में दी थी और ये खदान मूलतः राजस्थान के जो विद्युत संयंत्र हैं उनके लिए जो कोयला आपूर्ति के लिए दिया गया था। लेकिन एक पेंच इसमें यह आया कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में और केंद्र में जब भाजपा की सरकार थी तब कांग्रेस पार्टी ने अरण्य जो हसदेव अरण्य है इसको बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था। राहुल गांधी स्वयं उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो आए थे और वहाँ उन्होंने वादा किया था किसी भी हाल में ये जो हसदेव खदान है और ये जो जंगल है इसको किसी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा। अब ये हुआ कि कांग्रेस की सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार राजस्थान में भी आ गई। अब वहाँ पर उनके विद्युत संयंत्र को कोयला नहीं मिल रहा है जो उनको यहाँ के परसा खदान से आवंटित होना है। तो ये जो पेच फंसा है उसके कारण अब यहाँ की सरकार को उसकी अनुमति देनी पड़ी। जब अनुमति मिल गई है तो अडानी जो कंपनी है वो उसका उत्खनन करेगी। तो अब ये दो भागों में बंट गया है कि क्या हमको खदान शुरू करके जंगल को ख़त्म करना है या खदान को शुरू ना करके जंगल बचाएं लेकिन फिर राजस्थान को कोयला ना मिले। इस कश्मकश में दिल्ली की कांग्रेस के इनके आला कमान से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़, ये तीनों एक त्रिकोण में फंसे हुए हैं और यही सबसे बड़ा मुद्दा है। हसदेव अरण्य के जंगलों को सेंट्रल एशिया का फेफड़ा कहा जाता है। सरगुजा, सूरजपुर और कोरबा तक फैला हुआ यह सुंदर जंगल बेदर्दी से काटा जा रहा है। इस पर हमें गहराई से समझना होगा कि आखिर वहां चल क्या रहा है, वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, आखिर विकास और खनन की शर्त पर जंगल को इतनी बेदर्दी से क्यों काटा जा रहा है। दरअसल 6 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने इस बात की मंजूरी दी थी कि हसदेव क्षेत्र में स्थित परसा कोल ब्लॉक, परसा ईस्ट और केते कोल ब्लॉक का विस्तार किया जाए। इस विस्तार के लिए हजारों लाखों पेड़ों की बलि चढ़ानी होगी, यानी जंगलों की कटाई की अनुमति तब की भूपेश बघेल सरकार ने 6 अप्रैल 2022 को प्रस्ताव के रूप में मंजूरी के साथ दी थी। तब स्थानीय निवासी बड़ी संख्या में चिपको आंदोलन की तरह आंदोलन करने लगे, लेकिन पुलिस बल की सख्ती के आगे उनकी एक नहीं चली और जंगलों की कटाई शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ के उत्तरी कोरबा, दक्षिणी सरगुजा और सूरजपुर जिले के बीच स्थित हसदेव अरण्य लगभग 1,70,000 हेक्टेयर में फैला एक सुंदर जंगल है जो अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की साल 2021 की रिपोर्ट के अनुसार हसदेव अरण्य गोंड, लोहार और ओरांव जैसी आदिवासी जनजातियों का बसेरा है जहाँ 10,000 लोग निवास करते हैं, उनका घर है। यहाँ 82 अलग अलग तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियां और 167 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इसमें से 18 वनस्पतियां खतरे में है। 2022 के सरकारी आंकड़े के अनुसार तो वहां लगभग 95,000 पेड़ों की कटाई की जानी थी, लेकिन विरोध कर रहे स्थानीय ग्रामीणों का कहना था कि यहाँ लगभग 2 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। तब से हमने दुनिया में कुल करीब 6 खरब पेड़ों में से आधे को काट डाला है। जो लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण जल, जंगल, जमीन बचाने का दावा करते हैं उन्हें समझना होगा ये मुद्दा कोई 2-4 साल का या आज का नहीं है, बल्कि 13-14 साल से स्थानीय जनता इस बात का पुरजोर विरोध कर रही है कि हसदेव अरण्य के जंगल पर किसी भी सूरत में आरी नहीं चलनी चाहिए। बावजूद इसके आज सख्ती से वहां सब कुछ करवाया जा रहा है, ताकत के जोर पर लोगों की भावनाओं को दबाया जा रहा है। सरगुजा और सूरजपुर जिले में परसा कोयला खदान का इलाका 1252.447 हेक्टेयर का है। इसमें से 841.53
3-3 हेक्टेयर में जंगल है। यह खदान राजस्थान राज्य के विद्युत उत्पादन निगम के लिए आवंटित कर दी गई है। राजस्थान की सरकार ने अडानी ग्रुप से करार करते हुए खदान का काम उनके हवाले कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अडानी ग्रुप वहां खनन करेगा, इसके लिए वो अधिकृत है। गौर करने वाली बात है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में पहले से कोयले की 23 खदान मौजूद है। साल 2009 में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने इसे नो गो जोन की कैटेगरी में डाल दिया था। इसके बावजूद आज वहां कई माइनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। नो गो जोन घोषित होने के बाद स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम देश में तेजी से बदला। 2014 में केंद्र की सरकार बदल गई, जबकि पूर्ववर्ती सरकार पर कोल स्कैम का एक बड़ा मामला था कि कोयले की खदानों को देने के लिए बड़ी मात्रा में दलाली खाई गई। इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने खुले तौर पर कोयले की खदानों का आवंटन शुरू किया, तो उसके बाद कुछ और ही राजनीति शुरू हो गई। 2015 में हसदेव अरण्य के क्षेत्र में राहुल गांधी आए थे, तब उन्होंने दावा किया था कि वो ग्रामीणों के समर्थन में है, इस क्षेत्र में खनन नहीं होने देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, लेकिन इस क्षेत्र में खनन की गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लग पाई। एक पेड़ 230 लीटर ऑक्सीजन प्रतिदिन छोड़ता है, जिससे 7 लोगों को सांसें मिल सकती है। इंसान ने 12,000 साल पहले खेती करनी शुरू की थी, तब से हमने दुनिया में कुल करीब 6 खरब पेड़ों में से आधे को काट डाला है। इस हिसाब से 32% जंगलों का सफाया हो चुका है। लेकिन विकास की अंधी दौड़ में जिस तरह से राजनीति इस मामले में हावी हो गई है, वहां जंगलों को बेदर्दी से काटा जा रहा है। हमारे राजनेताओं की चिंता घड़ियाली आंसू की तरह होती है। मौसम के अनुसार किस तरह से रंग बदलते हैं, इसे भी आपने देखा, गहराई से समझा। घपले, घोटाले और लालच के कारण हमारे नेता जेल जा रहे हैं, बावजूद इसके वे झूठी बयानबाजी और स्वांग रचने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, देश और समाज के हित में अपना भरपूर योगदान देना चाहिए। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को यूं ही देखते रहें, ढेर सारा प्यार देते रहें, और आज का अंक अच्छा लगे तो और लोगों को भी सब्सक्राइब करने कहें, शेयर करें, लाइक करें, यूं ही प्यार देते रहें, प्यार बांटते रहें। नमस्कार।